हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सामाजिक अध्ययन की सोशल स्टडीज़ की। जब आप बात करते हैं जीएसजी के करंट अफेयर्स के तहत जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए, सीटेट यूपीटेट पेपर 2 के लिए आप पढ़ सकते हैं। खासकर जूनियर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। हम 27 नंबर सवाल तक बात कर चुके थे। यहाँ पर जो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे और इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का, गुड इवनिंग है। डेली शाम को 7 बजे हमारी ये क्लास होती है। लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है। यानी कि जब हम प्रेसिडेंट को लेकर के बात करते हैं और उन्हें प्रेसिडेंट को राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार दिया गया है आरटीआई का, वो किस आर्टिकल से दिया गया है। तो मैं जब 28 नंबर क्वेश्चन की बात करूंगा, यहाँ से आपको मैं बता दूं अनुच्छेद 52 दिया हुआ है, 61 दिया हुआ है, आर्टिकल आपका ये संख्या 78 दिया हुआ है, 75। तो जो भी यहाँ पर बात की गई है इस चीज़ को लेकर के, वो आपकी बात की गई है अनुच्छेद संख्या 78 में। आगे से बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जिसमें जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार जो है ऐसे में क्या करता है, प्रोवाइड करा रहा होता है, या उसके साथ से या उसके सहयोग से ये बात जो है वो देखने को मिलती है आर्टिकल नंबर 78 में। एक अगला सवाल आपसे दिया है 29 में, कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद संख्या 32 में दिया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 32 को लेकर के, आर्टिकल 32 जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा या फिर सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ऐसे में जब हम रिट की बात करते हैं, रिट का मतलब ही होता है याचिका, और हम आदेश देते हैं। इन्हीं जो आपका अनुच्छेद संख्या 32 है, इसमें 5 प्रकार के रिट्स के बारे में बात की गई है। उनमें से एक रिट है हमारी मैंडमस। क्या है आपका, जिसे हम मैंडमस बोलते हैं, MANDA, मैंडमस, MUS, ठीक है। मैंडमस में क्या होता है, इसी मैंडमस को हम हिंदी में परमादेश बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं परमादेश को लेकर के, परम धन आदेश, यानी कि हम आदेश देते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से वो ये आएगा। उम्मीद आशा है कि आप भी यही आंसर कर रहे होंगे। एक और क्वेश्चन है आपके लिए 30 नंबर का, निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य इनमें से कौन सा नहीं होगा। मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य, ध्यान दीजिएगा। पहले पॉइंट पे इन्होंने बोला है कि अपने दल की नीतियों के बारे में बताना। दूसरा है मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों जो भी हैं को सूचित करना या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना, या फिर विधान विषयक प्रस्थापनों लिखा है, प्रस्थापनों के बारे में सूचित करना। आपको मैं बता दूं, कभी भी जब आप सीएम को लेकर के बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में स्टेट में, या फिर पीएम को लेकर के बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंटर में, तो कभी भी वो अपने दल की नीतियों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सूचित नहीं कर रहे, मतलब उसकी सूचना नहीं दे रहे होते हैं, नहीं बात कर रहे होते हैं। किसके साथ में, राज्यपाल के साथ में। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा नहीं वाले में, कि अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना, ये आपका इसमें इंक्लूडेड नहीं है, शामिल नहीं है। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमसे क्या बोला है 31 में, कहते हैं निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है। अगर हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के बात करें तो इनमें से कौन सी चीज़ उसके लिए ज़रूरी है, ऐसे में नहीं होगी। संगठन होना, ऑर्गेनाइजेशन, विदेशों द्वारा मान्यता, मतलब वहाँ से वैलिडिटी मिली हो बाहर से, आप समझ रहे हैं, फॉरेनर से या फॉरेन कंट्रीज से, सामान्य सिद्धांतों से सहमति, या फिर संवैधानिक साधनों में विश्वास। बहुत अच्छी बात है कि राजनीतिक दल में संगठन भी ज़रूरी है, कुछ सिद्धांत भी होते हैं उनके। आप भाजपा को लेकर के बात करो, कांग्रेस को लेकर के बात करो आप, ठीक है ना, डीएमके करके है आपका, सपा है, बसपा है, उनको लेकर के बात करो, सभी के अपने को सामान्य सिद्धांत है और उनका हमारे भारतीय संविधान में विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है। बस एक चीज़ है जो आपकी इसमें शामिल नहीं है, वो है विदेशों द्वारा मान्यता। ये चीज़ इसमें इंक्लूड आपकी नहीं होगी, तो करेक्ट आंसर आपका बी आएगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है 32 में, आपका सवाल आप देख पा रहे होंगे, ग्राम पंचायत को लेकर के क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तो कहते हैं कि ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए सरपंच के प्रति उत्तरदायी है, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है, क्षेत्र समिति के प्रति उत्तरदायी है, या जिलाधिकारी के प्रति उत्तरदायी है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ग्राम पंचायत की बात की गई है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसके द्वारा जब हम ग्राम पंचायत को लेकर के बात करते हैं तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं अनुसूची संख्या 11 में। कहाँ,
स्केड्यूल नंबर 11, भाग नंबर 9 में। और अगर मैं बात करूं आर्टिकल्स को लेकर के तो 243 में आप इनको देखोगे, 243 से लेकर के 243 ओ तक आपको ये देखने को मिलेगा। ग्राम पंचायत को लेकर के जब बात करते हैं तो ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए उन्होंने पूछा किसके प्रति उत्तरदायी ऐसे में रहती है, तो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। जब आप 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो बी आएगा। एक चीज़ और जान लीजिए कि ग्राम सभा का मतलब क्या है। जब हम बात करते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है, जब हम बात करते हैं ग्राम सभा को लेकर के, तो ग्राम सभा का मतलब ये है कि किसी भी एक गांव में जो वहाँ की मतदाता सूची है, क्या बोला मैंने, मतदाता सूची, मतदाता सूची में जितने भी मतदाता होते हैं, मतदाता सूची में जितने भी मतदाता होते हैं जो मतदान देने के योग्य होते हैं या जिनकी उम्र 18 से ऊपर होती है, उन्हें ही हम ग्राम सभा कहते हैं। आप ये नहीं कि ग्राम सभा वो है जो कई सारे गाँव के सभा और बाकी सारी चीज़ें, ये नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मतदाता सूची में जितने भी वहाँ पर जो मतदाता उपलब्ध हैं ऐसे में जिनका नाम लिखा गया है, वो सारे के सारे ग्राम सभा कहलाते हैं। एक और सवाल की तरफ चलते हैं, चीज़ों को ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट को। बात आती है 33 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है कि यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक आपका कोई वित्त विधेयक होगा, यानी कि धन विधेयक होगा या नहीं होगा। थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है कि आपको और अच्छे से क्वेश्चन दिखे। जी हाँ, ये आखिर सुनिश्चित कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत का वित्त मंत्री दिया हुआ है, लोकसभा स्पीकर या फिर राज्यसभा का सभापति। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। आपको मैं बता दूं, जब भी हम अपने बात करते हैं भारतीय संसद को लेकर के, जो उसका प्रथम सदन है या उसका जो निम्न सदन है, क्या बोला मैंने, प्रथम प्लस निम्न सदन, ठीक है। जो प्रथम सदन है या जो निम्न सदन है, जिसे हम दोस्तों लोकसभा के नाम से जानते हैं, और इसी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो ये चीज़ डिसाइड करता है कि कोई भी विधेयक आपका, यानी कोई भी बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा। जी हाँ, वो मनी बिल में आएगा या फिर नहीं आएगा, ये चीज़ कौन डिसाइड करता है, लोकसभा का स्पीकर। तो आपका करेक्ट आंसर सी आएगा। जो लोग क्लास में आ रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है। आपको अगर कक्षाएं ना मिल रही हो तो आप मुझे 80817474 लिखा हुआ है ये, उसके बाद 3734, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल है, उससे भी आप ज़रूर जुड़े। एक और सवाल की तरफ चलते हैं, 34। वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति क्या है। इसको हम दोस्तों कोरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप कोरम करके बोल देते हो, कुछ इस तरीके से आप इसे हिंदी में लिखते हैं, कोरम। गणपूर्ति क्या है बात कर लेंगे अभी। होता ये है कि सबसे पहली चीज़ आपको ये जानने की ज़रूरत है कि लोकसभा में जो कुल सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बताया दे रहा हूँ, जो कुल सदस्यों की संख्या है वो है 552। होता ये है गणपूर्ति में कि अगर हम चाहते हैं कि एक सेशन हो कोई लोकसभा का, मतलब लोकसभा की बैठक हो, तो उसमें मिनिमम कितने सदस्य जो है वो ज़रूरी है इन 552 में से। तो ध्यान दीजिएगा, 552 में से जो सदस्यों की संख्या जो ज़रूरी होती है वो 1/10 होती है। तो 552 को आप 1/10 कर लो, आप देखोगे 55.2 के आसपास, यानी कि 55 सदस्यगण जो है वो गणपूर्ति के लिए ज़रूरी होते हैं। आप अपने आंसर में देखिएगा, आपको जो आंसर है वो आपको 34 में यही देखने को मिलेगा कि 55 जो है वो आपके मिनिमम मेंबर्स जो है वो होने ज़रूरी हैं जब भी हम सदन की बैठक को लेकर के बात करेंगे। मतलब 1/10 होना ज़रूरी है, 1/10 करेंगे तो 55 आपके सदस्यगण कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। 35, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किया है। कई बार मैं बता चुका हूँ, ये एक बार क्वेश्चन फिर से आया है आपके सामने। समानता का अधिकार दिया हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर मैं बात करूं 35 नंबर क्वेश्चन को लेकर के, अभी मैं आपको बता के आया हूं अनुच्छेद संख्या 32 के बारे में, और अनुच्छेद संख्या 32 में आप देखोगे तो इन्हीं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में पूरी तरीके से बात की गई है। तो आपको 35 में जो आंसर मिलेगा वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। एक और सवाल दिया है यहाँ पे 36 नंबर में, आपसे पूछा है कि संप्रभुता जो है एक विशिष्टता है। जब भी हम संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी की बात करते हैं, किसकी, SOVEREIG, सॉवरेनिटी, NTY, सॉवरेन कंट्री होता है जिसे हम संप्रभु देश बोलते हैं
हिंदी में आप इसे क्या कह देते हो, संप्रभु। हिंदी में दोस्तों इसे हम संप्रभु देश बोल देते हैं, मतलब सॉवरेन कंट्री को। अब इन्होंने कहा कि एक संप्रभुता की एक विशिष्ट विशेषता इनमें से क्या हो सकती है, जनता की है, मतलब विशिष्ट विशेषता है तो किसकी है, जनता की है, सरकार की है, राज्य की है, या फिर संसद की है। देखिए संप्रभु का मतलब होता है एक ऐसी सरकार, एक ऐसा देश जो अपने बाह्य और आंतरिक गतिविधियों को इजीली कर पाए बिना विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी एक्टिविटीज़ हो हम इजीली जो है कर सके, कोई भी उसमें कोई भी उसमें रोक टोक ना करे, कोई किसी प्रकार का मतभेद ना हो, कोई और देश आकर के ना बोले कि नहीं नहीं आप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे परमाणु के परीक्षण को लेकर के बात हुई तो ऐसे में अमेरिका ने कहा कि आप नहीं कर सकते। तो संप्रभु का मतलब होता है, अभी भारत जो है एक संप्रभु देश है, याद रखिएगा, मतलब फ्री टू डू इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटी, फ्री है अपनी आंतरिक और बाह्य गतिविधियों को करने के लिए। तो 36 में जब हम बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को लेकर के, दोस्त ध्यान रखिएगा, जनता की बिल्कुल नहीं है, सरकारें बदलती रहती हैं, संसद का ये है नहीं, एक राज्य। बहुत अच्छे से कंसिडर करिएगा कि एक जो स्टेट होता है, इस स्टेट को हम क्या कंसिडर करते हैं, कभी कभी एक कंट्री या देश की तरह जो है कंसिडर करते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो बी आएगा। ठीक है, हो सकता है आप में से कई लोग जो है वो गलत कर दिए हों। आगे चलते हैं। 37 नंबर में क्या बोला है आपसे, ये कहते हैं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। न्यायालय में ना ले जाने का मतलब ये होता है कि ये जो आपके डीपीएसपी हैं वो क्या होते हैं, नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, जस्टिशिएबल। ठीक है, मतलब इन्हें हम अर्ध न्यायोचित करके भी बोल सकते हैं। ये है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब भी हम अपने भारतीय संविधान की बात करते हैं, भाग संख्या 4 में, कहाँ, भाग संख्या 4 में अनुच्छेद संख्या आर्टिकल नंबर आप 36 से लेकर के 51 तक में बात करोगे तो इन्हीं डीपीएसपी के बारे में बात की गई है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, इसके बारे में बात, मतलब मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए कोई भी कानून, कोई भी रूल या लॉ जो भी बताया गया है वो फॉलो नहीं हो रहा है, आप समझ रहे हैं, मतलब राज्य उसको नहीं मान रही है। तो ऐसे में क्या है, जैसे आपका फंडामेंटल राइट में क्या था, कोई कानून नहीं माना जा रहा था तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर कोई नियम कानून संविधान में बताया गया है, स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है, ठीक है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, लैपटॉप वितरण योजना, आप कहते हो ये सरकार ने लैपटॉप नहीं दिया तो सरकार बोलेगी भाई हमारे पास फंड नहीं है, हम कैसे दें। तो इन सारी चीज़ों के खिलाफ हम न्यायालय नहीं जा सकते दोस्त। ठीक है, और इन सभी चीज़ों के बारे में जो भी बात बताई गई है वो अनुच्छेद संख्या 37 में बताई गई है। 36 से शुरुआत होती है, 36 में स्टेट शब्द को परिभाषित किया गया है, वहीं 37 में इसके बारे में बताई गई है कि जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिशिएबल होती है, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते इनके खिलाफ। ठीक है, एक और सवाल है 38 में क्या बोला है आपसे, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वो क्या कहलाता है। अधिकतम सोशल फैसिलिटीज़ की बात की है, समाजवादी राज्य बोलते हो आप उसे, पुलिस राज्य होता है आपका, कल्याणकारी राज्य है, या फिर सर्वोदय करके लिखा हुआ है। हमेशा ध्यान रखें, हम ऐसे स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात करो या फिर एक देश को लेकर के बात करो, जब बात करते हैं अधिकतम सामाजिक सुविधाओं के बारे में, तो 38 में पहली चीज़ तो आपका जो आंसर है वो एक वेलफेयर स्टेट होगा, क्योंकि जो हमारी राज्य है वो हमारे नागरिकों के कर्तव्य के लिए, माफ़ी चाहेंगे, कि कल्याण के लिए काम करती है, वेलफेयर के लिए काम करती है। मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसके लिए काम करती हैं, वेलफेयर के लिए। लेकिन अगर प्राइवेट चीज़ों को लेकर के बात करें, जो आपके प्राइवेटाइजेशन वाली चीज़ें हैं वो सबसे पहले किस पे काम करती हैं, अपने मुनाफे पर, कि भैया प्रॉफिट कितना मिल रहा है, वो उस पर काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से वेलफेयर स्टेट की कहीं ना कहीं जो है वो बात हो रही है। 39 की बात कर लेते हैं। अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध किस है, आपका अनुच्छेद संख्या 16 दिया हुआ है, 17 बताया है, 18 या फिर 19। जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर के 18 तक में समता या समानता का अधिकार, क्या बोला मैंने, समता या समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। इसी में जब हम अनुच्छेद संख्या 17 पर जाते हैं तो वहाँ पर अनटचेबिलिटी को लेकर के बात की गई है, किसके बारे में, अनटचेबिलिटी। तो अनुच्छेद संख्या 17 में जो है वो अस्पृश्यता की समाप्ति के बारे में जानकारी मिलती है। उम्मीद आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ अच्छा लगे तो लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दिया करें, जहाँ कहीं भी आप एक्टिव रहते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं भी। ठीक है जी, बड़ा अच्छा लगेगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे इन्होंने क्या पूछा है,
ध्यान दीजिएगा 40 नंबर में आपको कहीं ना कहीं मिलान करना है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। हाँ जी, ये है आपका, अभी मैंने छोटा कर दिया है। आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, इसके बारे में किस अनुच्छेद में बात की गई है, पहला लिखा है आपका यहाँ पे। दूसरा आपका दिया है कि वित्तीय आपातकालीन स्थिति करके है, राज्यसभा के बारे में वर्णन कहाँ है आपका, और एक संवैधानिक संशोधन के बारे में बात कहाँ पे बताई गई है। आप लोग भी इसके लिए कोशिश कर रहे होंगे। देखिए इसके पहले कहीं ना कहीं जब हम बात कर रहे थे मनी बिल को लेकर के, ठीक है, मनी बिल की बात कहाँ करते थे हम, कहाँ एक फाइनेंस कमीशन के गठन को, तो मनी बिल वाली बात जो होती थी वो हम अनुच्छेद संख्या 110 में बात करते थे। एक बात मैंने और बताई थी आपको कि वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन के गठन की जो बात होती है वो अनुच्छेद संख्या 280 में होती है। कहाँ बताया था मैंने कि इसकी जो बात होती है वो कहाँ होती है, अनुच्छेद संख्या 280 में होती है। तो बस ए का चौथा कहीं देख लीजिए, एक ही ऑप्शन है जहाँ पर ए का चौथा हमें दिख रहा है। फिर तो आप मिलान कर लीजिए, बाकी बी का पहला होगा, लीजिए जी बी का पहला लगा दिया, सी का दूसरा लगा दिया, ये रहा, और जो इसका है संशोधन वो ये है। एक चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये वाला अनुच्छेद और ये वाला अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। क्या बोला मैंने, ये वाली दोनों चीजें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके फाइनेंस कमीशन के गठन की बात कहाँ पे होती है, और जो दूसरी चीज यहाँ पर बताई गई है वो ये कि जो संवैधानिक संशोधन है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी अमेंडमेंट करने होते हैं उनके बारे में बात कहाँ पे की गई है। ठीक है, तो आपका जो है वो 368 मिल जाएगा। चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है। एक दो सवालों की तरफ और चलते हैं, और एक दो सवालों में हमारे पास जो 41 नंबर का क्वेश्चन है वो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। 41 नंबर सभी को दिख रहा है, जूम कर दें और अभी तो अच्छे से दिख रहा होगा। तो 41 में आपसे बोला कि राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक जो झंडा है कुछ इस तरीके से आपका बनता है, आप जानते हो ना सारे लोग, कुछ इस तरीके से आपका झंडा मान लीजिए तैयार होता है, यहाँ से ले लो इतना, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी जो है वो लंबाई में चली जाती है और ये चीज़ आपकी चौड़ाई में चली जाती है, मतलब लंबाई आपकी बड़ी होगी। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि 2 और 3 इन्हीं डिजिट्स में से होगा, तो 2 और 3 में से बड़ा कौन, लंबाई, लंबाई यानी कि 3, और चौड़ाई फिर क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, 3:2। आप जैसे ही देखिएगा 3:2, अगर चौड़ाई लंबाई लिखा है तो 2:3 हो जाएगा, अगर लंबाई चौड़ाई है तो 3:2 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है जी, तो आपका आंसर जो है वो बी आएगा। निम्न में से कौन सा सामाजिक डार्विनवाद का प्रवर्तक है। 42 में आपसे पूछा है सामाजिक डार्विनवाद को लेकर के जब बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर हटिंगटन करके है, रेट जेल करके हैं, स्पेंसर हैं या टेलर हैं, शायद आप लोग इनके बारे में न जानते हो बिल्कुल से, बहुत कम। तो सामाजिक डार्विनवाद की जब हम बात करते हैं तो ये रेट जेल करके हैं, इन महोदय के द्वारा जो है यह बात बताई गई है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे। जल्दी ही आपको यूपी टेट की क्लासेस भी कुछ इसी तरीके से मिलेंगी। लाइक और शेयर करते ज़रूर जाइएगा। शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर बने रहने के लिए।